प्रिय विद्यार्थी, आज हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी मृदा सूक्ष्म जैविकी पर आने वाली स्लाइड्स के अंदर अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने वाटर माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर अध्ययन किया था। पिछला जो हमारा लेक्चर था, किस प्रकार से जल के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो यूज़फुल और हार्मफुल एक्टिविटी द्वारा उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम मृदा की सूक्ष्म जैविकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल, देयर फंक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन द कैरेक्टर ऑफ द सॉइल एंड ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट लाइफ। किस प्रकार से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव उनके ग्रोथ और हेल्थ को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से पौधे उनको अपने जीवन में विभिन्न एक्टिविटीज़ के अंदर काम में लेते हैं और किस प्रकार से वो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। लगभग 2 से 4 बिलियन वर्षों पूर्व कुछ एंशिएंट बैक्टीरिया, कुछ प्राचीन जीवाणुओं की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी, जो कि अर्थ के प्रिमिटिव सी के अंदर पाए गए थे और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम थे। आने वाले कुछ समय में उन्होंने अपना मल्टीप्लिकेशन किया और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के रिलीज करने का कारण बने। ये शुरुआत जो है इसकी जो बैक्टीरिया पाए गए वो समुद्र के अंदर पाए गए और इन्होंने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण करने की क्षमता देखी गई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स बाय शोइंग फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस। विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं, वो उसके संरचना को और उसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वो सिम्बायोसिस के अंदर या म्यूचुअलिज्म के अंदर रह करके और अपना जीवन यापन भी करते हैं और पौधे के लिए भी एक उपयोगी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन द आउटर लूज मेटल ऑफ अर्थ सरफेस विच इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग बेडरॉक एंड द रीजन विच सपोर्ट प्लांट लाइफ। मृदा की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो जो कि प्लांट की लाइफ को सपोर्ट करती है, जबकि उसके नीचे की ओर जो है चट्टान के रूप में, जो कि सी हॉरिजन होता है, उसके ऊपर की ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो लेयर्स हैं, जिसमें बी और ए जो लेयर होती है वो सबसे महत्वपूर्ण लेयर होती है, जिसके अंदर ह्यूमस और लिटर और अन्य फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म युक्त जो मृदा होती है, जिसमें पौधे की लाइफ संभव होती है, वो सबसे फर्टाइल भाग मृदा का होता है। उसके नीचे की ओर होल एक पथरीली चट्टान के रूप में नीचे का जो है उसका एरिया पाया जाता है। अगर हम मृदा की लेयर्स देखें तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज लिटर लेयर ऑफ प्लांट रेजिड्यूज इन रिलेटिवली अनडिकम्पोज्ड फॉर्म। The surface soil, there is layer of mineral soil with most organic matter accumulation and soil life. Subsoil, this layer accumulates iron, clay. The parent rock, layer of large unbroken rock, this layer may be accumulate the more soluble compounds. And bedrock, it denotes the layer of partially withered bedrock at the base of the soil profile. तो ये विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं सॉइल के अंदर पाई जाती है और उसके अंदर जो पेरेंट रॉक और बेड रॉक हैं, ये सबसे नीचे का भाग होती है। उसके ऊपर जो है उसमें सब सॉइल और सरफेस सॉइल, जो कि प्लांट की लाइफ को एस्टेब्लिश करने का काम करती है, वो परतें जो है सॉइल के अंदर पाई जाती है। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल मैटर होता है, सॉइल एयर होती है, सॉइल वाटर होता है और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये सारे कंपोनेंट जो है वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इससे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि मृदा के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो कि सबसे
छोटा ऑर्गेनिज्म होता है सॉइल के अंदर, और ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाई देता है। और बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन और सब दूसरी कुछ बायोकेमिकल प्रोसीजर्स को सपोर्ट करने का काम करता है, जो कि सरफेस सॉइल के अंदर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया आर the whole of the biochemical versatility. Bacteria genera Pseudomonas can metabolize a wide range of chemical and fertilizers. Nitrobacter and Nitrosomonas ये दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। यहाँ पर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नीचे में देख रहे हैं, किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। और ये अमोनिया आगे चल कर के नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्रेट में बदलती है, और नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोबैक्टर की सहायता से नाइट्रेट में बदलती है। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व एंड दे टेक्स प्लेस इन द सॉइल। यहाँ पर हम सूडोमोनास की संरचना देख सकते हैं। ये सॉइल बैक्टीरिया है जो कि मृदा के अंदर बहुतायत से पाया जाता है, और नाइट्रोबैक्टर जो कि नाइट्रेट के निर्माण का कार्य करता है सॉइल में, किस प्रकार से नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। और ये भी एक बेसिलाई बैक्टीरिया जो कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। बैक्टीरिया आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मुख्य रूप से मृदा के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जितने भी प्रोटीन्स एंजाइम्स उनका निर्माण होना होता है वो नाइट्रोजन के बिना नहीं होता है, और नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में फिक्सेशन करके उसको नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ये प्लांट अपटेक कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दैट डिराइव इट्स एनर्जी मेकिंग इट्स own food by oxidation, like the Nitrobacter species are responsible for nitrogen fixation. These bacteria are very important because almost every plant and organism requires nitrogen in some way and would have no way to obtaining it if not for nitrogen fixing bacteria. So nitrogen fixation is an important process in which 4 steps are there, that is ammonification, assimilation, nitrification and denitrifications. In ammonification, the bacteria called Azobacter is used, and nitrification where Nitrosomonas bacteria are used, and the nitrogen cycle takes place between air and soil through different organisms, and the nitrogen is being fixed in the form of ammonia, and again it is converted into nitrite, nitrate, and again into nitrogen and released in the atmosphere. So this is called as nitrogen cycle. And nitrogen cycle in which nitrogen is converted into ammonia and ammonia is converted back into nitrogen and release nitrogen into atmosphere. यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा लेग्यूम की रूट्स के अंदर उनका फिक्सेशन हो रहा है, और ये सॉइल बैक्टीरियम के द्वारा नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और इसी प्रकार से प्लांट जो है उनके पास जो भी प्रोटीन्स हैं वो टूट करके डीकम्पोज होकर के वो भी अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारा का सारा अमोनिया है जो कि नाइट्राइट में बदल रहा है, और नाइट्राइट जो है अगेन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, और नाइट्रेट जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इसमें नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है, और साथ साथ में प्लांट्स जो है वो भी असिमिलेशन के द्वारा नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, और वो अमोनिया जो है आगे चल करके प्रोटीन और उन चीज़ों में बदल रहा है, और वो अल्टीमेटली जो भी जे वेस्ट है उसको डीकम्पोजर्स के द्वारा तोड़ करके वापस अमोनिया में बदला जा रहा है, और अमोनिया नाइट्राइट, नाइट्रेट और वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल का स्वरूप है, जिसके द्वारा किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा या ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उसको फिक्स किया जाता है, वापस वो सॉइल में डीकम्पोज होकर के चली जाती है, वहाँ पर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर के फाइनली डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है।
Actinomycetes are the soil organisms. These actinobacteria are the group of gram-positive bacteria, some of the most common bacteria found in the soil life, playing an important role in decomposition of organic material like cellulose, chitin, thereby playing the vital part in organic matter turnover. This replenishes the supply of nutrients in the soil and is important part of humus formation. तो एक्टिनोमाइसीटीज जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया की जो कि फिलामेंटस बैक्टीरिया है, और ये किस प्रकार से सेलुलोज और काइटिन को तोड़ करके और ह्यूमस के एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो ओ होरिजन है, ए जो लेयर होता है जिसको एल्यूविएशन लेयर कहते हैं, उसके अंदर एक्टिनोबैक्टीरिया जो है वो मोस्ट पिक्यूलर बैक्टीरिया है, जो कि यहाँ पर इन सारे ह्यूमस के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। सम टाइप ऑफ एक्टिनोबैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिक्यूलर ऑर्डर emanating from the soil after rain. It is called the petrichor. They are sensitive to the acidity, low pH, that is from 6.5 to 8.0, and are in waterlogged soil conditions. The population of actinomycetes increases with the depth of soil, even up to horizon C of a soil profiler. Soil-related bacterial infections, that is tetanus, causing by toxin-producing gram-positive bacteria called as Clostridium tetani, that is anaerobic and spore-bearing bacteria. Botulism, that is also toxin-producing bacteria. It is anaerobic, spore-bearing, gram-positive bacteria called as Clostridium botulinum. Wound infections, that is gastroenteritis, Clostridium perfringens, is ubiquitous in soil from which it is ingested in GIT, and it is associated with the variety of human diseases including classic food poisoning. Evidence suggests that the most cases of gastrointestinal disease caused by Clostridium have their sources from food contaminated by the human or animal feces, and rather than directly from the soil. Other organisms known in gastroenteritis include Bacillus cereus, Campylobacter, and Listeria. Anthrax, this gram-positive spore-bearing road bacteria called as Bacillus anthracis. So these are the diseases which are related to the soil bacterium. Fungi, next to bacteria, fungi are the abundant in soil population compared to the other microorganisms. They are important as food source for other large organisms. They are pathogens, beneficial symbiotic relationship with plants and other organisms, help to reduce crop residues, biochemically process nutrient to improve the soil they inhabit. The growth and distribution of bacteria and actinomycetes also influence fungi. The quality as well as quantity of organic matter in the soil has a direct correlation to the growth of fungi, because most fungi consume the organic matter for the nutrition. The fungi also grows well in dry arid soil, because fungi are aerobic or dependent on oxygen, and the higher the moisture content in the soil, less oxygen present in the fungi, present for fungi. So many fungi which are causing diseases also. The Coccoloides, a dimorphic fungus, has been associated with alkaline, highly saline, sandy soil and extreme of the temperatures. The ability to survive such harsh conditions may allow successful competition with other soil microorganisms. Progressive coculoidiomycosis, respiratory failure, chronic pneumonia, and dissemination of the other organs, including skin, bones, joints, and the other CNS. Many infections are inapparent. Blastomycetes, dermatitis occurs in soil and near soil environments. Pulmonary blastomycosis has a wide differential diagnosis and may be asymptomatic or present as mild, moderate, or severe acute pneumonia. The latter may be complicated by the acute respiratory distress syndrome, subacute chronic infiltrants, cavitary lung diseases, and both may occur in state. In addition, acute or chronic dissemination of blastomycetes to the skin, brain, and genitourinary system, bone, and any other organ system may result. तो ये कुछ ऐसी फंजाई है जो कि कुछ डिजीज भी कॉज करती है
जिसमें और भी कुछ डिजीज हैं जिसके अंदर पेनिसिलियम, स्पायरोट्राइकोसिस एंड इन्फेक्शन कॉज बाई एस्परजिलस स्पीसीज, और इट इज यूज्ड एज द immunocompromised patients including invasive pulmonary aspergillosis, cough, dyspnea, possibly fever, chest pain, pneumonitis, wheezing, pulmonary or sinus fungus balls, chronic pulmonary aspergillosis. तो ये कुछ ऐसी फंजाई हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज करने का काम भी करती है. Algae are present in most of the soils where moisture and sunlight are available. Their number in soil usually ranges from 100 to 10,000 per gram of soil. Blue-green algae and grass-green algae are found abundantly in soil. Green grass algae and diatoms are dominant in the soil of temperate region, while blue-green algae predominates in the tropical soils. Blue-green algae are unicellular phototrophic prokaryotes. They are common in neutral to alkaline soils. Some blue-green algae possess special cell known as heterocyst, which is site for the nitrogen fixation in the algae. The protozoa, their population in soil ranges from 10,000 to 1 lakh per gram of soil, are abundant in surface soil. They can withstand adverse soil conditions as they are characterized by cyst stage in their life cycle. The soil protozoa belonging to the class Ciliates, Celiophora are characterized by the presence of cilia around their body, which helps in locomotion. Protozoa are abundant in upper layer, 15 centimeters of soil. Organic manures, protozoa, soil moisture, aeration, temperature and pH are important factors for affecting soil protozoa. The scope and importance of soil microbiology. Living organism like plant and animal type constitutes an important component of soil. Those organisms form only a fraction of the soil mass, but they play important role in supporting plant communities on the earth's surface. While studying the scope and importance of soil microbiology, soil, plant, animal ecosystem, as they must taken into account how they affect each other. किस प्रकार से सॉइल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो प्लांट और एनिमल के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, इसका अगर हम अध्ययन करें तो पता लगता है कि जैसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू के रूप में सामने आती है. The scope and importance of soil microbiology can be understood in better way by studying aspects like soil as a living system, soil microbes and plant growth, soil microorganism and soil structure, organic matter decomposition, humus formation, biogeochemical cycling of the elements, soil microorganisms as biocontrol agents, soil microbes and seed germination, biological nitrogen fixation and degradation of pesticide in soil. So there are many important factors available in the soil microflora, how they support plant and animal life and how they maintain biogeochemical cycling between atmosphere and soil. So this is all about the soil microbiology. Thank you very much.